वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया है कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है ये दो बड़े फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला है लाइट फेज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लाइट फेज में हमने देखा कि जब भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को लाइट एनर्जी मिलती है, जो कि रिएक्शन सेंटर है, वो एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब भी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन अगर कैरियर मॉलिक्यूल से गुजरते हुए उसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक आते हैं तो उसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और अगर कभी वापस नहीं आते तो उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जैसे कि ATP और NADPH2, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं वो केमियो ऑस्मोसिस में हम देख चुके हैं। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप। आज जो है वो हमें सेकेंड पार्ट इसका देखना है, जो है डार्क रिएक्शन। नाउ डार्क रिएक्शन जो है, ये डार्क रिएक्शन का एम क्या है? सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन का मेन उद्देश्य है एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार करना, तो डार्क रिएक्शन का जो एम है वो है टू यूज द एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लाइट रिएक्शन या लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट और रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो डार्क रिएक्शन का जो है वो एम, सबसे पहले हम देखेंगे एम क्या है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल by using energy molecule produced during light reaction। मतलब जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे तैयार करना किसकी मदद से? उस एनर्जी मॉलिक्यूल की मदद से जो किसने तैयार किया है? लाइट रिएक्शन ने तैयार किया है। ठीक है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिड्यूस करना, उसका रिडक्शन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन का मतलब क्या है? CO2 रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करके जो है वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले डार्क रिएक्शन के कई सारे नाम हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इसके मेन प्रोसेस में हम जाएंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट में होने वाली वो प्रोसेस है जिसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, मतलब द रिएक्शन does not require the presence of light। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत होती है इसलिए लाइट रिएक्शन दिन में होगा, और डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती इसलिए रात में डार्क रिएक्शन होता है। नो, ऐसा नहीं है। बोथ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फर्क सिर्फ इतना है कि लाइट रिएक्शन के लिए प्लांट लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो सन दे रहा है, और डार्क रिएक्शन के लिए वो लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दोनों ही प्रोसेस जो है वो दिन के समय में ही होती है। ठीक है, देन डार्क रिएक्शन के कई सारे नाम हैं। डार्क रिएक्शन जो है इसे सबसे पहले नोटिस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, मतलब एक्चुअली कैसे होती है ये नहीं पता किया था उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ डार्क रिएक्शन जैसा कुछ होता है, मतलब ऐसी रिएक्शन होती है विच डज नॉट रिक्वायर लाइट, वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। ठीक है, तो ब्लैकमैन वो साइंटिस्ट हैं, ब्लैकमैन्स। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पहले नोटिस किया था कि इस प्रकार की भी कोई रिएक्शन है जो प्लांट में होती है, इसीलिए इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में केल्विन बेंसन। ठीक है, केल्विन बेंसन साइकिल कहा जाता है इसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन बेंसन साइकिल।
द साइक्लिक फॉर्म was proposed by Kelvin and Benson। मतलब सिर्फ ब्लैकमैन ने बताया था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में कौन सा मॉलिक्यूल कब फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, वो पूरा साइकिल जो है वो किन्होंने बताया है, केल्विन और बेंसन। लेकिन इस पूरे काम के लिए सिर्फ केल्विन, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर मेल्विन केल्विन नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। एंड दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल because Kelvin is awarded by Nobel Prize, ठीक है, फॉर हिज डिस्कवरी। उनके इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, इसीलिए उन्हें केल्विन भी केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। नाउ ये पूरा साइकिल जो है उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, तो उन्होंने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोट्रोप्स का इस्तेमाल करके क्लोरेला नाम की जो अलगी है, क्लोरेला जो है इट इज़ अ फ्रेश वाटर अलगी, और इसमें जो है वो कार्बन के आइसोट्रोप्स इस्तेमाल करके जो है वो ये पूरा साइकिल जो है वो डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये उनका काम है और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। अब एक और नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 पाथवे। इसे C3 पाथवे क्यों कहा जाता है? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब C3 पाथवे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पूरे साइकिल के दौरान जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है क्या? दैट इज नथिंग बट दैट इज द 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसीलिए इसे C3 पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसे हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपका डार्क रिएक्शन शुरू होता है, उसके ऊपर में इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन वाला डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन ये हम जब डार्क रिएक्शन हमारा समझ के हो जाएगा उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले दोनों में जो है वो क्या संबंध है वो पता कब चलेगा, जब आपको एक्चुअली पता हो कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का जो पूरा चार्ट है, पूरा जो साइकिल है वो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वो हमें आज डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन एटम्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स जो हैं वो यूज होते हैं। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पूरा प्रोसेस जो है इट स्टार्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसके साथ में स्टार्ट होता है? अच्छा, आपके जो बुक है उसमें थोड़ा सा इस तरह से दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो CO2, कितने CO2? 6 CO2। कितने कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं, अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रख लेंगे कि द प्रोसेस ऑफ dark reaction is carried out in the presence of enzyme, ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में होती है और the process takes place इन स्ट्रोमा। जो भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन, और ग्राना में क्या होगा? लाइट रिएक्शन। ये ध्यान में रखना है आपको कि दोनों ही लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन दोनों का साइट अलग अलग है। डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना में होती है, ठीक है। अब
जैसे मैंने बोला कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। अब क्या होता है कि जो भी ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लांट के सेल्स एक्सेप्ट करते हैं, मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अंदर ले रहा है स्ट्रोमेटा से, लेकिन अंदर ले रहा है अपने आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आते नहीं है। ये जो है इसे वेलकम करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब एंजाइम जो है ये ऑर्डर देता है RUBP को, किसे देता है? RUBP, किसे ऑर्डर देता है? RUBP, ठीक है। ये RUBP को ऑर्डर देता है, कौन देता है? RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP, अब इसका फुल फॉर्म क्या है RUBP का? RUBP का फुल फॉर्म है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसे RUBP भी बोल सकते हैं या फिर RUDP भी बोल सकते हैं। B मतलब बाइफॉस्फेट और D मतलब डाइफॉस्फेट, दोनों का ही मतलब जो है वो क्या होता है? 2। मतलब राइबुलोज मॉलिक्यूल के साथ में कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं? 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो RUBP मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितने? 6 RUBP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पहले इसे वेलकम, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी सेल के अंदर वेलकम नहीं करता, सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जो वेलकम करता है, वो है RUBP, और उसे ऐसा करने के लिए जो एंजाइम मजबूर करता है उसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब इसके प्रेजेंस में, अब ये दोनों कंबाइन होने के बाद में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। वो है क्या? अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल है मतलब क्या? इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये जल्दी, ज़्यादा लंबे समय तक इस स्टेट में नहीं होता और इमीडिएटली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। वो जो है वो एक पहले स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके जो बुक है उसमें पूरा जो है वो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ और उसका मैं आपको जो है वो फोटो भी भेजूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसा है? देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, मतलब पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज C3 पाथवे। उसे क्या कहा जाएगा? C3 पाथवे कहा जाएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लिसरिक एसिड पे के कौन से पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये जो भी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अब यहाँ पे जो कन्वर्शन हो रहा है इसमें 1,3-डाई, मतलब अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, और पहला फॉस्फेट ग्रुप पहली पोजीशन पे, दूसरा तीसरी पोजीशन पे। ये एक फॉस्फेट आया कहाँ से? तो यहाँ पर जो है वो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का इस्तेमाल होगा। जैसे बोला कि एनर्जी मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो 12 ATP यूज हो रहे हैं टू रिलीज 2 ADP प्लस 12 ADP प्लस 12 IP। 12 IP मतलब 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो 12 फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होंगे?
12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को अटैच होंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी ये कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन किस में हो रहा है, नाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू, अब यहाँ पे जो है ये कन्वर्शन के लिए 12 NADPH2 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये 12 NADPH2 ब्रेक होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, 12 NADP, ठीक है। और ये जो भी H2 ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो H2 ग्रुप है, ये H2 ग्रुप जो है ये यहाँ से रिमूव हो गया, ग्रुप यानी एक्चुअली हाइड्रोजन आयंस जो है वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में क्या फॉर्म होगा, 3PGAL, क्या फॉर्म होगा, 3PGAL। 3PGAL मतलब क्या, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये जो भी 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इसके बाद में बताया हुआ है आपके बुक में, लेकिन ये 2 DHAP ऐसे, ये एक मिनट, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन में जो है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है ये किस में फॉर्म हो रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट, पहले 3PGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसके बाद में है जो है वो है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो है ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL मतलब 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो है एक्चुअली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, एक है PGAL मतलब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और दूसरा जो है वो है DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये जो भी 3PGAL है इसमें 12 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल्स जो तैयार हुए हैं इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, ये किसके रीजनरेशन, क्योंकि देखो RUBP का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, अब ये साइकिल अगर बार बार शुरू रखना है तो RUBP दोबारा से जो है उसको रीजनरेट करना ज़रूरी है, मतलब दोबारा से वहाँ पे RUBP मॉलिक्यूल को तैयार करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके रीजनरेशन के लिए 10 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा और 2 मॉलिक्यूल्स का जो इस्तेमाल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नंबर यहाँ पे पहले हम जो है इसका रीजनरेशन देख लेते हैं, उसके बाद में जो सिंथेसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बनेगा DHAP, इसके फुल फॉर्म आपके बुक में है। DHAP का मतलब क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यहाँ पे डबल एरो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, दे बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। आइसोमर मतलब दोनों का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसके बाद में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद में अब हमको फ्रुक्टोज नहीं चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और 1,6 डाइफॉस्फेट में से पहले क्या होगा, एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। क्या निकला, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाला तो क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, डाई का सिंगल हो गया। इसके बाद में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, तो फ्रुक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
ठीक है, दोनों का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पे फ्रुक्टोज की जगह क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, ग्लूकोज। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होकर कितने मॉलिक्यूल बनाए ग्लूकोज का, एक। एंड द स्टेप इज कॉल्ड एज सिंथेसिस, इसे क्या कहा जाएगा, सिंथेसिस। वहीं अब रीजनरेशन, जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो रीजनरेशन के दौरान पहले बनाएंगे ज़ाइलुलोज 4-फॉस्फेट, ठीक है, विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। फिर इसके बाद में है इरिथ्रोज 7-फॉस्फेट, इरिथ्रोज 7-फॉस्फेट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज शेड्यूहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, ठीक है, क्या बनेगा, शेड्यूहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। इसके बाद में बनेगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, क्या बनेगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। इसके बाद में बनेगा RUMP, RUMP मतलब क्या होता है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, राइबुलोज है फिर मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 ATP मॉलिक्यूल वापस से ब्रेक होंगे और क्या बनाएंगे, 6 ADP प्लस IP, तो वो 6 यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स इसके तैयार होते हैं, किसके, RUMP के। और RUMP में से फिर क्या होगा, 6 ATP जो है वो ब्रेक होके 6 IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, MP मतलब मोनोफॉस्फेट में ऐड होंगे, तो मोनो से वो क्या बन जाएंगे, डाई या फिर बायफॉस्फेट। और ये जो भी 6 ATP मॉलिक्यूल है ये 6 ADP में जो है कन्वर्ट होके IP मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और फिर ये जो भी RUMP है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू RUBP। मतलब यहाँ पे RUBP का क्या हुआ है, रीजनरेशन, क्या हुआ है, यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रीजनरेशन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो द होल प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन इज कंक्लूडेड और इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1 जो है दैट इज कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 जो है दैट इज रिडक्शन, एंड नंबर 3 जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए है सिंथेसिस और जो बी है दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज हमने देखा डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन का पूरा चार्ट है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में जो है वो डार्क रिएक्शन के बारे में और बात करेंगे, लेकिन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।